नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनता दर्शन के दौरान एक प्यारी सी बच्ची से बात की है और इस दौरान एक प्यारी सी एक घटना भी हुई है और इस कार्यक्रम में वो आम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए भी नजर आए और इसी दौरान एक छोटी बच्ची उनके सामने आई जो स्कूल में प्रवेश लेना चाहती थी। बच्ची ने अपनी मासूमियत और ईमानदारी से अपनी इच्छा व्यक्त की जिससे मुख्यमंत्री का दिल भी छू लिया है और इस बातचीत के बाद से मुख्यमंत्री ने तुरंत ही कार्रवाई का निर्देश दिया और अपने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि बच्ची को किसी तरह की कठिनाई ना हो और उसे स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित किया जाए। ये घटना न केवल बच्ची के लिए राहत और खुशी की खबर बनी है बल्कि ये दिखाता भी है कि मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उन्हें समय पर समाधान प्रदान करने का प्रयास भी करते हैं। पूरा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य नागरिकों की शिकायतों को भी बड़े ही ध्यान से सुना और अधिकारियों को समस्या निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में बीजेपी चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 10 फरवरी तक पदाधिकारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधायक मंत्री गिनाएंगे बजट की उपलब्धियां और अलग अलग जगह जाकर बताएंगे उपलब्धियां। गोष्ठी और प्रेस वार्ता के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से, जहां पर अलग अलग जाकर ये उपलब्धियां बताई जाएगी। ऐसे में 10 फरवरी तक पदाधिकारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे वो विधायक हो मंत्री हो, वो बजट की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आम लोगों तक ये लोग जाएंगे और बजट की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को गिनाएंगे और अलग अलग जगह जाकर ये उपलब्धियां बताई जाएगी। इसके साथ ही गोष्ठी का कार्यक्रम होगा, प्रेस वार्ता के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है यूपी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कड़ी नीति को लेकर और भी सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि राज्य में 68,236 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपना पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया है और ये कदम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है जिसका मकसद है कि कर्मचारियों में पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्ति से जुड़े अनियमितताओं को रोकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यकर्मी के लिए ये आवश्यक है कि वो बैंक खातों और साथ ही जमीन, जायदाद, घर और गाड़ियों और अन्य संपत्तियों की पूरी जानकारी जो है वो पोर्टल पर साझा करे। जो कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करेगा उनके वेतन को रोकना अनिवार्य माना गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की पहल से सरकारी तंत्र में ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ेगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की संभावना कम होगी और इस कदम ने कर्मचारियों के भीतर सतर्कता और अनुशासन को भी बढ़ा दिया है और ये सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतियों में गंभीरता को दर्शाता है। तो वह खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर आज एक भयंकर सड़क हादसे की खबर सामने आई है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। ये हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहां पर तेज गति से चल रही एक कार जो है वो अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई है और इस दर्दनाक घटना में एक महिला और एक पुरुष और एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे के समय कार जो है वो दिल्ली से गोरखपुर की ओर जा रही थी और घटना में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। घटना की वजह से एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। हादसे ने इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 161 पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाना दरवाना की पुलिस एक ऑटो कार जो कि गोरखपुर की ओर जा रही थी, इसमें एक अज्ञात ट्रक ने बगल से टक्कर मार दी जिसमें सवार एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची थी। तो वहीं यूपी के बदायूं में हाल ही में एक हिंसक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और ये साबित कर दिया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। बता दें कि दातागंज कोतवाली के नैनी टिकना गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए और बात इतनी बढ़ गई कि तो लगातार वहां पर लाठियां, गोलियां और भाले भी चलने लगे और इस झड़प में एक व्यक्ति की गोली लग गई जबकि दूसरा जो है वो बच गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और परिजन जो है
इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे विवाद और भी अब चर्चाओं में आ गया है। घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को डर बल्कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के पीछे जमीन के विवाद की वजह भी बताई जा रही है और ग्रामीणों के अनुसार ये झगड़ा जो है वो काफी समय से चल रहा था। अधिकारियों ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और ये घटना दर्शाती है कि छोटा विवाद भी कैसे हिंसक रूप ले सकता है जब तनाव और उग्रता बढ़ जाती है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं मिर्जापुर सिटी में बता दें कि एक बच्चे का एक प्रेरणादायक पहल की है, जहां पर गांव के समाज सेवी ने विद्यालय के बच्चों का उत्साह बढ़ाने और शिक्षा में उनकी रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए उनके शिक्षण सामग्री और आध्यात्मिक पुस्तकें वितरित की है। बच्चों के लिए टॉफियां भी बांटी गई है, जिससे उनकी खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। और इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापकों को भी समाज सेवियों ने यथार्थ गीता की पुस्तकें प्रदान की, ताकि शिक्षक बच्चों को जीवन जीने की कला, नैतिकता और अनुशासन के साथ उन्हें अपने समाज और देश के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए मार्गदर्शन कर सके। और ऐसे में विद्यालय के शिक्षकों ने इस अवसर पर बच्चों के स्वर्णिम विकास पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित करना बल्कि उनमें नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। भविष्य में शिक्षकों का ये प्रयास जो है वो लगातार जारी रहेगा, ताकि बच्चे सजग, जागरूक और गुणवान नागरिक बन सके। ये पहल इस बात को याद दिलाती है कि भारत गाँव का देश है और गाँव से ही देश की वास्तविकता प्रभावित निकलती है। ऐसे बच्चे ही आने वाले समय में संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि इसी विद्यालय में पढ़े लिखे और इसी विद्यालय में पढ़ लिखकर एक सामाजिक क्षेत्र में अपना अपना मुकाम हासिल करने वाले, अपना अपना स्थान बनाने वाले विद्यालय के पूर्व छात्रों का, हमारे विद्यालय के बच्चों का मनोबल एवं उत्साह वर्धन करने के लिए उनको पाठ्य सहयोगी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए समागम हुआ। और मैं अपने विद्यालय के पूर्व छात्रों से, अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले पूर्व छात्रों से मिलकर मैं और मेरे विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक परिवार, विद्यालय के बच्चे अत्यंत खुश व प्रसन्न हुए। और निश्चित रूप से विद्यालय के पूर्व छात्रों के उपलब्धि से हमारे विद्यालय के बच्चे एक उनके मार्गदर्शन में, उनका आदर्श देखते हुए उनको विद्यालय अपने जीवन में उनको उतारने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और उनको एक मार्गदर्शक के रूप में, अपना एक आचरण के रूप में उनको उतारने की कोशिश करेंगे। आज तो वहीं कुशीनगर में एक सनसनीखेज घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर अज्ञात कारणों से मंदिर के परिसर में एक गाय का कटा हुआ सिर और पैर मिला है और इस अवशेष के पास से एक पत्र भी पाया गया है, जिससे घटना की गंभीरता और संदिग्धता जो है वो दोनों बढ़ गई है। घटना की जानकारी सुबह कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने दी है, जिसके बाद से अवशेषों को देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचने के बाद से गाय के शव को, अवशेष को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और इसी बीच स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया और कहा कि मामले में तुरंत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और स्थानीय लोग इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे कारणों और जिम्मेदारों का पता लगाया जा सके। जी नटीरुआ मतलब मंदिर है, ठीक है। मंदिर पर यहाँ पे मतलब काट टूट के रखे थे गाय को। यहाँ पे आए थे सुबह रनिंग करने के लिए, तो यहाँ पर मतलब गाय का जो सर होता है वो था और 4 पैर था, यहाँ पे काट के रखे हुए थे। सर हम लोग 4 बजे रोज रनिंग करने आते हैं यहाँ पे, तो आते हैं तो यहाँ पे मतलब दर्शन करते हैं, घंटी बजाते हैं। जब आए थे तो हम लोग देखे थे यहाँ पे गौ माता को काट के रख दिया गया था। तो मतलब सब जगह है, ये क्या है? ये बड़ा रोड है जो नेटवर्क के पास पड़ता है। यहाँ पे हम लोग रोज रनिंग करने आते हैं नारी पे, तो रात को देखे थे हम लोग, तो प्रशासन को फोन किया हम लोग। यहाँ पे ये चौथी घटना हो चुका है। यहाँ पे एक गौ माता के बछड़े को रात्रि के समय पे काटा गया था। अभी सुबह प्रशासन ने उसको धुलवा कर हटवा दी और आए दिन ऐसा अपने ब्लॉक बुदाई में 4 घटना हो चुका, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है। अभी तक एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुए। ये चौथा घटना स्थल है। यहाँ पर गाय का मांस
काट करके ले आकर लोग रखे थे। कौन जगह है, ये क्या है, नेटुआ वीर बाबा स्थान है। क्या लग रहा है, मतलब कौन रखा होगा, काहे रखा? अब हम बाबू हम तो घर में बन रहे थे सुतर 100 नंबर बाबू लोग कहले बाबू आप बाहर मत रात में निकलिएगा, तब जहाँ से पहुंच लेकिन हम बाहर नहीं निकलू, में घर में बंद रही धो के कुछ चल गई। जी तो वहीं पीलीभीत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत समापन कार्यक्रम का आयोजन वीरांगना अवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई, जिससे वातावरण औपचारिक और शुभ माहौल में परिवर्तित हो गया। और इस अवसर पर छात्रों और छात्राओं ने वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया। प्रस्तुति में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को उनके कोशिश और प्रतिभा के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाने, वाहन की गति नियंत्रित रखना और शराब या फिर नशे की हालत में वाहन न चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों के पालन पर जोर दिया। और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मौजूद रहे, जिला अधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत। और कार्यक्रम के उद्देश्य था न केवल विद्यार्थियों और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व को आत्मसात करना और सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए भी प्रेरित करना था। और इस आयोजन ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सड़क हादसों और जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता व्यक्त की थी और उसी को लेकर के हम लोग लगातार इस महीने हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है। आज स्कूल की बच्चियों को हम लोगों ने जागरूक किया है, उनको बताया है कि वो अपने भाई अपने पिता को ये बाध्य करें कि वो हेलमेट पहन करके और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, जिससे अपने जीवन को बचा सकें। तो हम लोगों ने ग्राम प्रधानों से और पूरे सभी जगह इस महीने पूरी जागरूकता अभियान चलाया था ये, और काफी हम लोगों को सफलता भी मिली है और लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू भी कर दिया है। और धीरे धीरे हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो दुपहिया वाहन चालक है वो हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन वाले अपनी सीट बेल्ट लगा करके चलें, अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। तो वहीं यूपी के कानपुर में बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को पुलिस हिरासत में लेने की खबर जैसे ही सामने आई, वकीलों के बीच गहरा आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में वकील तुरंत ही नवाबगंज थाना पहुंचे और थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों का स्पष्ट कहना था कि राकेश तिवारी को तुरंत ही रिहा किया जाए और बिना उनके धरना समाप्त नहीं हुआ है। बता दें कि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से पूरे जिले में वकीलों की हड़ताल शुरू हो जाएगी, जिससे न्यायिक कार्यों में गंभीर व्यवधान भी आने की संभावना है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारी वकीलों को शांत कराने और मामले समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वकीलों का गुस्सा और एकजुटता इस बात का संकेत दे रही है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और इसी बीच थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे वकीलों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण माहौल देखा गया और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। तो वहीं शबे बारात के अवसर को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महाली ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है और इस एडवाइजरी में उन्होंने आम जनता को त्यौहार के दौरान सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम मनाने के लिए जरूरी सावधानियों की जानकारी दी है। उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक दूरी और साफ सफाई, भीड़ भाड़ से बचने और धार्मिक अनुष्ठानों की अनुशासन पूर्व समापन करने पर जोर दिया है। मौलाना ने लोगों को सुझाव देते हुए कहा है कि इस शुभ अवसर पर घरों और मस्जिदों में नमाज की दुआ के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी जिक्र और इबादत की जा सकती है
ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। उन्होंने समुदाय से अपील की है कि शब-ए बारात की रात को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं और धार्मिक रिवाजों का पालन करते हुए एक दूसरे की सुरक्षा को ध्यान रखें। ये एडवाइजरी समुदाय के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इस पवित्र रात का महत्व सुरक्षित और सभ्य तरीके से मनाया जाए। सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने शब बारात एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम लोगों से गुजारिश की है कि इस साल शब बारात जो कि 3 फरवरी 2026 को है, इसका पूरा एहतमाम करें कि इस रात को, इस शब को अल्लाह की इबादत में गुजारें और जब कब्रिस्तान जाएं तो इस बात का एहतमाम करें कि अपनी गाड़ियां वहीं पे पार्क करें जो कि पहले से डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं और इस मुबारक रात में ना आतिशबाजी में अपना रुपया पैसा जलाएं और ना मोटरसाइकिल स्टंट करें, बल्कि कानून पर पूरी तरीके से अमल करें। और चूंकि ये मुबारक रात है, इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है, तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। और दूसरे दिन यानी कि 4 फरवरी 2026 को रोजा रखने का एहतमाम करें, क्योंकि उस दिन रोजा रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ज्यादा से ज्यादा सदकात और खैरात करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में हाल ही में एक दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया है। मामला थाना मीरपुर का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दबंग युवकों ने मामूली कहासुनी को लेकर एक किशोर को बुरी तरह से पीटा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित किशोर बार बार माफी मांग रहा है और पैर छूकर भी विनती कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पीटने वाले युवकों ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार गालियों के साथ लात घूंसे बरसाते रहे। किशोर लगातार गिड़गिड़ाता रहा और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दबंग युवकों की हिंसक प्रवृत्ति थमने का नाम नहीं ले रही थी और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों के बीच इसे लेकर भारी नाराजगी और आलोचना शुरू हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस वायरल वीडियो की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने की संभावना जताई जा रही है। घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा और किशोर सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों को भी सामने लाकर रख दिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं कासगंज में आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों और प्रचार प्रसार की गूंज पहले ही सुनाई देने लगी है और इस सम्मेलन की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को नगर में हिंदू संगठनों और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो है नगर के हर नागरिकों तक सम्मेलन के संदेश को पहुंचाना और आम जनता में जन जागरण पैदा करना है। रैली में शामिल सैकड़ों बाइक सवार युवाओं ने पूरे नगर में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ उत्साह और जोश का वातावरण बना दिया। रैली के मार्ग में सड़कों पर उपस्थित लोग भी इस जोश में शामिल होते नजर आए और इस आयोजन ने नगरवासियों में सम्मेलन को लेकर उत्सुकता और सहभागिता की भावना पैदा करती है और आगामी कार्यक्रम के प्रति लोगों की प्रतीक्षा और भी बढ़ा दी है। तो वहीं कानपुर देहात में जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दबंगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जब स्थानीय महिलाओं ने इसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया। पीड़ित महिला ने कई बार प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन लापरवाही के कारण निर्माण जो है वो अभी जारी है। और वहीं आगामी 8 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए हरिनारायण इंटर कॉलेज से बाइक रैली निकाली गई। किन्ने मारा है? विक्रम बैताल ने। काय की वजह से? फॉरेस्टर में अपने बेच ले नाम वाली जगह अपनी बेच ले। किसमें लेंटर डाले? किसमें लेंटर डाले? विक्रम बैताल ने। कब किसकी जगह में लेंटर डाले? बंटवारा है सबका, अब बंटवारा नहीं करो। शिकायत की थी कहीं? अपनी बेच ले यहाँ चौकी थाने में पैसा भरे। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? सुनवाई कुछ नहीं, थाने चौकी में पैसा। तो वहीं कानपुर के हंसपुरम क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति की हरकतों से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। नशेबाज शालू अवस्थी ने घर के बाहर खड़ी एक महिला से गाली गलौज कर और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया है कि ये व्यक्ति अक्सर बेजुबान जानवरों के साथ भी हिंसक व्यवहार करता है, जिससे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। परेशान होकर महिला ने इस घटना की सूचना थाने में प्रार्थना पत्र के रूप में दी है ताकि प्रशासन उचित कार्रवाई करे। ये मामला जो है थाना नौबस्ता के हंसपुरम क्षेत्र का बताया जा रहा है और स्थानीय लोग पुलिस से जल्द ही
कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं संभल के गुन्नौर क्षेत्र में बता दें कि पिछले 9 साल से चले आ रहे चुनावी विवाद ने शुक्रवार रात को हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच पथराव और अवैध हथियारों से फायरिंग हुई, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधान की सास और राशन डीलर प्रेमवती की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव फैल गया है और प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। जानकारी के अनुसार पवन यादव की पत्नी मीरा देवी 2017 में पहली बार ग्राम प्रधान बनी थी और अब तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और इसी को लेकर सुभाष पक्ष के साथ पिछले 9 सालों से राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। शुक्रवार रात को पवन यादव डेयरी से लौट रहे थे और तभी सुभाष पक्ष के लोगों से कहासुनी हुई, जो कि मारपीट और फायरिंग में बदल गई और इस दौरान पवन यादव की मां प्रेमवती घायल हो गई और उनके मौके पर ही उनका निधन हो गया। घटना के बाद से पुलिस ने मौके से तमंचे के खोखे, कारतूस और खून के निशान भी बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। मृतकों के परिजनों को तहरीर पर थाना पुलिस 13 नामजद और लगभग 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये लड़ाई झगड़ा चला था इलेक्शन के बारे में। ये तो लड़ने नहीं चाहते थे। ये प्रधानी का इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? ऐसे ही वो तो लड़ना चाह रहे थे काफी दिन से, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे लड़ना, क्योंकि 10 साल इन्हें प्रधानी पर हो गई, लेकिन इन्होंने किसी से आज तक लड़ाई नहीं की। कौन नहीं चाह रहे थे? पवन प्रधान नहीं चाह रहे थे किसी से लड़ाई करना। दूसरा पक्ष सुभाष यादव। जिला अस्पताल में हम आए हैं। प्रेमवती देवी गोली लगने से वो खत्म हो गई थी, तो उनके न्याय के लिए स्पष्ट जांच के लिए हम यहाँ पर आए, क्योंकि डॉक्टर मनोहर शर्मा जो जिला अस्पताल बहजवी अस्पताल में है, उनकी साठगांठ दूसरे पक्ष से हो चुकी थी। इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया था, सीओ साहब से अनुरोध किया था, उसके कप्तान साहब से अनुरोध के बाद में दोबारा टीम गठित की गई और इनकी वीडियोग्राफी भी होगी और CT स्कैन और एक्सरे के बाद अब इनका पोस्टमार्टम होगा। इसलिए हमें आना पड़ा, क्योंकि एक्सरे और CT स्कैन में जो गोली लगी है वो स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगी, जिससे कि जांच क्लियर हो जाए। जनपद संभल के थाना बबराला क्षेत्र में आज शाम को 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गांव पहलवाड़ा में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें पथराव भी हुआ है और जो गांव की राशन डीलर है महिला प्रेमवती, उनको एक तमंचे के फायर के बाद गोली लगी है और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई है। मौके पे मेरे स्वयं के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और 2 फायर्ड केस हैं और 1 लाइव कार्ट्रिज है, उनको फॉरेंसिक की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जितने भी मजलूम हैं, घायल हैं, उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। 3 टीमें हैं, SOG सर्विलांस और थाना की, और कई थानों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि भर में ही दबिश देके जितने भी संदिग्ध और जो लोग इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को गिरफ्तार करें और आगे की विधिक कार्रवाई है वो तहरीर प्राप्त करके की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संभल से जुड़ चुके हैं रामपाल जी हैं और उनसे जानते हैं कि चुनावी मामला है, ये चुनावी विवाद ने पिछले काफी सालों से हिंसक रूप ले लिया है और ऐसे में अब ये बड़ी वारदात हुई है, क्या कुछ अपडेट है रामपाल जी? स्थित गांव पहलवाड़ा का पूरा मामला है। यहाँ पर 9 वर्ष से चली आ रही चुनावी रंजिश शुक्रवार रात 10 बजे खुली संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और अवैध हथियारों से फायरिंग हुई और जहां पर ग्राम प्रधान की सास, जो कि मौजूदा तत्काल समय में जो है राशन डीलर थी प्रेमवती, उसको गोली लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद में गाँव में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल जो है गाँव में तैनात कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जो है पवन यादव की पत्नी मीरा देवी वर्ष 2017 में जो है पहली बार प्रधान चुनी गई थी। इसके बाद में लगातार वो 2 बार से प्रधान बनी हुई है। लगातार अब जो है आगामी पंचायत चुनाव को लेकर वो तीसरी बार चुनाव की तैयारी कर रही थी। इसी को लेकर के जो गांव के सुभाष पक्ष जो दूसरा पक्ष है, दोनों आमने सामने आ गए। तो ये 9 वर्ष का राजनीतिक वर्षों जो लड़ाई चल रही थी, इस समय पर शिकायतें, आरोप प्रत्यारोप लगते चले आए हैं। शुक्रवार रात 10 बजे ये मामूली कहासुनी हुई और मामूली कहासुनी ने जो है हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पवन यादव जो है डेयरी पर दूध देकर के वापस लौट रहे थे। रास्ते में सुभाष पक्ष के लोगों द्वारा जो है टिप्पणी की गई थी और उसी बीच जो है कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों में समर्थकों ने जो है रामपाल जी, गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है इस मामले में?
देखिए मैं बता दूं, देखिए कल यानी इसका जो है मृतका का जो है अंतिम संस्कार गंगा घाट पर जो है राजघाट गंगा घाट पर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी की बात अभी तक कोई निकल कर सामने आई है। वहीं देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो स्थानीय जो वो है विधायक हैं रामखिलारी यादव, सपा के विधायक हैं, उन्होंने देखिए चिकित्सा जो डॉक्टर है मनमोहन शर्मा चिकित्सक है जो बैजू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस वक्त तैनात है, जो देखते हैं, तो उन पर जो है रामखिलारी यादव ने गंभीर आरोप लगाया। आरोप यह लगाया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप लगाया, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है रामखिलारी यादव अपनी जो है समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनकी जो बातचीत हो चुकी है, उनमें आरोप लगाया कि ये गलत तरीके से कराया जा रहा है। तो ये इस समाज जो है राजनीतिक लड़ाई है जो लगातार इसमें बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा जो पहला चुनाव है और पहली लड़ाई ये संभल के अंदर राजनीति जो पंचायत चुनाव से पहले देखने को मिली है, जहां पर महिला की गोली लगने से, राशन डीलर महिला की गोली लगने से। तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया रामपाल जी आपका। तो वहीं यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जिलाधिकारी जो हैं डॉक्टर राजा गणपति आर ने विकास खंड में अचानक से ही औचक निरीक्षण किया है और पंचायत भवन की वर्तमान स्थिति देखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। निरीक्षण के दौरान भवन में साफ सफाई, रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियां पाई गई हैं। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही एडीओ पंचायत द्वारा पत्रावलियों और दस्तावेजों को सही ढंग से प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रवैया अपनाया। उन्होंने तत्काल ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए और संबंधित सचिव को सस्पेंड कर दिया। और इस कदम का उद्देश्य जो है प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि पंचायत भवन और सेवाओं का संचालन जो है वो सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हो सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।